मलिक ने 14 लाख के ऑफर की कहने लगा मेरी बीवी को कत्ल कर दो। 14 लाख सुनकर मुझे सारी रात नींद ना आई। 14 लाख कभी ख्वाब में भी ना देखे थे। मालिक से कुछ दिनों की मोहलत मांगना चाहिए मगर वह न माने और 14 लाख पकड़ा कर कहने लगा आज रात मेरे कपड़े पहन कर लेट जाना। उस रात होश उड़ गए मालकिन। जो काम मैं करने जा रहा था वह बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने तो आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक ना की थी, मगर मालिक ने जो काम मुझे करने को कहा था और उस काम करने की जो रकम ऑफर की थी वह मेरे लिए नाकाबिल यकीन थे। वह मुझे यह काम करने के लिए 14 लाख दे रहे थे। मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक आम सा लड़का था, जिसने आज तक 14 लाख रुपए ख्वाब में भी नहीं देखे थे। यह मैं ही जानता था कि मैं किस तरह मालिक की ऑफर को कबूल किया था और अब उनका भेष बदलकर उनकी बीवी के कमरे में जा रहा था कि आज रात में उनका काम तमाम कर सकूं। एक पल के लिए मेरी माँ भी मुझे याद आ गई, मगर यह सब भी तो मैं अपनी माँ के लिए ही कर रहा था ताकि हमारे हालात बेहतर हो सके और हम भी ऐश व इज्जत की जिंदगी गुजार सके। दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। बहरहाल मैंने अपने जमीर को सुला दिया और ठान ली कि हर हाल में मासूम और खूबसूरत सी मालकिन का कत्ल करके ही रहूंगा। मुझे वह वक्त याद आने लगा जब मुझे मालिक ने ऑफर की थी। उसे दिन महीने की 5 तारीख थी और हमेशा की तरह आज हम सबको तनख्वाह मिलने वाली थी। सारा दिन मैं बड़ी ही बेसब्री से रात का इंतजार किया था, क्योंकि मुझे यहाँ काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे। हर महीने की 5 तारीख को मालिक हम सब नौकर को बुलाते थे और तनख्वाह दिया करते थे। मेरी तनख्वाह मामूली सी थी, ठीक ही थी, मगर इसके बावजूद मैं अपने रब का शुक्रगुजार था। मेरी जिंदगी और खाना पीना यह ईरान में मालिक के बड़े से घर में मुफ्त था, इसलिए मैं अपनी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा अपनी माँ को भेज दिया करता था ताकि वह मेरे छोटे भाई बहन का गुजर बसर अच्छे से कर सके। मेरी उम्र तो थी ही सिर्फ 16 साल थी। यह तो दूसरे मुल्क का वीज़ा लेना था, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड पर 21 साल उम्र लिखवा कर मैं यहाँ काम के लिए आ गया था। मैं सभी नौकरों में पहले मालिक के कमरे में गया था, मगर मालिक सबको तनख्वाह देते रहे और मुझे एक तरफ अलग से खड़ा कर दिया। मेरे लिए यह बात बड़ी परेशानी की थी। मैं सोचने लगा कहीं मेरा काम मालिक को पसंद ना आया हो, शायद इसलिए उन्होंने मुझे अलग खड़ा कर दिया था। कहीं वह तनख्वाह से पैसे ही ना काट ले, इस तरह के कई ख्याल मेरे दिल में आने लगे थे। जब सभी नौकरों को तनख्वाह देखकर मलिक फ्री हुए, मालिक ने सभी नौकरों को वहां से भेज दिया तो मुझे वहीं रुकने को कहा। वह सामने सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठे, मुंह में सिगार दबे हुए धुएं को मेरे मुंह पर उड़ा दिया। उड़ाने के बाद सभी मुलाजिमों के जाने के बाद कहने लगे समीर दरवाज़ा बंद कर दो। उनका लहजा बड़ा ही खराब था। मैंने उनकी हुक्म की तामील करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करते ही वह उठकर चलते हुए मेरे पास आ गए। फिर कहने लगे मैं जो अब तुमसे कहने वाला हूँ तुम सुकून से सुनना, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। वह मेरे सामने ऐसे ही बातें कर रहे थे जबकि मैं हैरत से उनका चेहरा देख रहा था। आखिर मुझ अदना से नौकर से मलिक को ऐसा क्या काम पड़ गया था जो वह मुझे इस कदर अच्छे से तमीज़ से हाथ बांधकर बात कर रहे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता था मालिक तो हमें जानवरों की तरह काम करवाया करते। वो हमारी मालकिन थी जो हमारा बड़ा ही एहसास करती थी। अगर वह हमसे ज़्यादा काम करवाते या जलील करते तो मालकिन अक्सर उन्हें मना किया करती कि भले ही यह नौकर है मगर है तो इंसान, इनकी भी इज्जत है। इस बात पर मालिक मालकिन को ही झिड़क दिया करते थे, मगर आज मालिक का रवैया बड़ा ही हैरान करने वाला था। उन्होंने मुझे मेरी तनख्वाह का लिफाफा पकड़ाया तो मुझे पहले से काफ़ी भारी लगा। कहने लगे खोलकर देखो। जब खोलकर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि वह जितनी तनख्वाह मुझे दिया करते थे यह पैसे उससे डबल थे। मैंने उसकी वजह पूछी तो मालकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहने लगे कि मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम सौंपाना चाहता हूँ, अगर तुम वह पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। इतने पैसे दूंगा कि तुम अपने मुल्क में जाकर सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकोगे। मालिक ही हर जुमला मुझे हैरान कर रहा था। मैं फ़ौरन सर झुकाकर कहने लगा कि साहब आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी कहना है साफ अल्फाज में कहिए, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही।
अगले ही पल बोले वो सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मलिक कहने लगे कि तुम मेरी बीवी का कत्ल कर दो, इसके बदले में तुम्हें 14 लाख रुपए दूंगा, जो कि शायद तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। 14 लाख में कितने जीरो होते हैं मैं तो यह भी नहीं जानता था। हैरत से फटी हुई आंखों से मालिक का चेहरा देखने लगा। मैं 2 कदम पीछे हटा था, तभी मेरी तनख्वाह मेरे हाथ से छूटकर गिर गई थी। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुना हो। मैं कहने लगा, मालिक आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं और कत्ल, वह भी मालकिन का। मालिक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट छाई थी। कहने लगे, हाँ अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 14 लाख रुपए दूंगा। फिर सोचो तुम्हारी जिंदगी में किस कदर खुशियां आ सकती है। तुम हर चीज खरीद सकोगे, तुम्हारे यहाँ से वापस जाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। कितनी ही देर तो मैं कुछ बोल ना पाया। मालिक ने जमीन पर गिरे पैसे उठाकर मेरे हाथ पर रख दिए और मुझे वापस भेज दिया। कहने लगे, कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना वक्त चाहे ले लो और सोचकर मुझे बता देना। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, मगर इसमें तुम्हारा फायदा है। यह सुनकर मेरे कानों से धुआं सा निकल रहा था। मैं कमरे से बाहर निकलने लगा तो मालिक ने फिर से मुझसे कहा लगा, उम्मीद करता हूँ यह बात हम दोनों के बीच रहेगी। अगर तुमने मालकिन को इसके बारे में भनक भी लगने दी या मेरे खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं कुछ भी करने की ताकत रखता हूँ। यहाँ बैठे बिठाए मैं तुम्हारे घर का नाम पता भी निकलवा कर जो कुछ कर सकता हूँ, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मलिक के अल्फाज सुनकर तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनी दौड़ गई। सूखे गला को तर किया और वहां से निकालकर क्वार्टर में चला आया। वैसे तो मुझे अपनी डबल तनख्वाह को देखकर खुश होना चाहिए था, मगर मलिक की बात ने तो जैसे मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया था। मैं बदहवास परेशान होकर अपने क्वार्टर में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर मलिक ऐसे कैसे कह सकते हैं। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पर काम कर रहा था और मालिक और मालकिन के बीच मोहब्बत देखकर तो मुझे उनकी किस्मत पर रस आता था कि कितनी खुशनसीब थे जो उन्हें इतना मोहब्बत करने वाला शहर मिला था। मगर आज जो कुछ मलिक ने कहा था, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सारी रात में छत को ताकता रहा, एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई थी। मेरा जमीर हरगिज यह गवारा नहीं कर सकता था कि मैं किसी का कत्ल करूं, चाहे वह फिर कोई भी हो। मुझे अपने रब का बड़ा ही डर लगता था, मगर 14 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं होती है। अगर यह मुझे मिल जाती तो मेरा फ्यूचर संवर जाता। मुझे अपना वह टूटा फूटा सा घर याद आने लगा। जब बारिश होती थी तो छत टपकने लगता था, खास करके सर्दियों में हमें बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मेरे वालिद चुना बेचा करते थे, जो कमाई होती उसे हमारा बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता था। एक रोज वह भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इसके बाद तो मैं ही घर का बड़ा बेटा था, जिनके कंधों पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मेरे बाद मुझसे छोटे भाई बहन भी थे। जब उनको भूख में तड़पता देखा तो बर्दाश्त ना होता। मैं काम के लिए घर से बाहर निकल आता, मगर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। आखिरकार एक जगह मजदूरी करने लगा। भट्टी पर ईंट उठाया करता था, मगर इतनी रकम ही ना मिलती जो मेरे 5 भाई बहन और मेरी माँ का पेट भर सकता। जो भी कमा कर लाता उसमें मेरे भाई बहन का तो पेट भर जाता, मगर मेरी माँ हमेशा पानी पीकर सो जाया करती। तभी एक रोज मुझे किसी ने बताया कि ईरान चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। मुझे कोई खास हुनर तो ना आता था, हाँ अलबत्ता मैं घर के कामकाज बड़े ही अच्छे से कर लिया करता था। मैं ईरान चला आया और यहाँ पर मुझे लाने वाले एक शख्स ने घर में मुझे नौकरी दिलवा दी, जहाँ पर मेरा काम घर के छोटे मोटे काम करना था। बाहर से सब्जी वगैरह ला दिया करता। कभी कभार मालिक के साथ दफ्तर भी चला जाता था, वहाँ भी छोटे मोटे काम थे जिन्हें करते हुए मैं थोड़ी सी रकम ले रहा था। मैंने अपने डबल तनख्वाह को देखा, दिल चाहा कि पैसे मालिक को वापस कर दूं और साफ इनकार कर दूं कि मैं उनका काम हरगिज नहीं करने वाला। मैं इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूँ, मगर इस पल मेरी अम्मी का नेपाल से फ़ोन आ गया। वह मुझसे बात करते करते फूट फूट कर रोने लगी। जब मैं रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कि बेटा बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा छोटा भाई छत से गिर गया है और उसकी टांगें टूट गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास तो सिवाय चंद हजार की रकम है। आखिर में इसका इलाज कहाँ से करवाऊंगी? यह सुनकर तो मैं भी परेशान हो चुका था।
मैंने अपनी सारी तनख्वाह अम्मी की तरफ भिजवा दिया मगर वह पैसे अभी भी कम पड़ रहे थे। अगले दिन मैं बहुत ही परेशान था, समझ नहीं आ रहा था इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं। मेरे बाद मेरा भाई ही तो था जो घर का मर्द था। मुझे परेशान देखकर मालकिन मेरे पास चली आई, जिनकी उम्र 26 से 27 साल थी। उनके सुनहरे बाल हमेशा कंधों तक खुले रहते थे। वह बड़ी ही खूबसूरत थी, हर वक्त सजी सवरी रहा करती थी। आखिर वो इस सारी दौलत की इकलौती मालिक थी, और मालिक तो घर के दामाद बनाकर यहाँ रह रहे थे। इस जायदाद और कारोबार की असल वारिस तो मालकिन ही थी। मालकिन मुझे परेशान देखकर मेरे पास चली आई और कहने लगी, क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। मैं अपने आंसू ना रोक पा सका और मालकिन को रोते हुए बताने लगा, जिसे सुनकर मालकिन भी परेशान हो गई। कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज देती हूँ, तुम अपनी अम्मी की तरफ भिजवा दो। मैं उनसे वादा किया कि मैं यह पैसे अपनी तनख्वाह से कटवाता रहूँगा। मालकिन बड़ी ही अच्छी थी, उनका यह एहसान मैं जिंदगी भर याद रखने वाला था। मगर जब मालिक की बात याद आती तो एक मर्तबा फिर 14 लाख रुपए दिमाग में घूमने लगे थे। दिल में एक लालच उठता था, अगर मैं वो 14 लाख ले लेता तो मेरी जिंदगी के कितने मसले हल हो जाते, कितने काम हो जाते। एक कत्ल ही तो था, फिर कौन सा मुझ पर इल्जाम लगना था। बाद में अपने रब से माफ़ी मांग लेता तो खुदा मुझे माफ़ भी कर देता। आखिर को मैं भी तो मजबूर हूँ, यह सोचकर मुझे बेचैनी से होने लगी थी। मैं अपने क्वार्टर में बिस्तर पर लेटा यही सोच रहा था कि जब ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं आंखें मूंदे हुए ही कहा कि कौन है, आ जाऊं। मैं यही सोचा था कि शायद दूसरे क्वार्टर से कोई माली होगा या नौकर होगा, मगर जब आंखें खोलकर देखा तो बौखला कर उठ गया, क्योंकि मालिक मेरे सामने खड़े थे। कहने लगी, तुमने क्या सोचा, कब तक मेरा काम कर रहे हो। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें 14 लाख के बदले 20 लाख रुपए देने को भी तैयार हूँ, मगर तुम्हें हर हाल में मालकिन का कत्ल करना होगा। 20 लाख रुपए सुना था कि मेरी आंखों फटी की फटी फिर से हो गई। यह कम रकम न थी। मेरा लालच अब उठने लगा और जमीर सोने लगा। मैंने फौरन हाँ कर दी। कहने लगा कि आपने जो कहा मैं वो कर दूंगा, मगर मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। यह सुनकर तो मालिक की आंखों में चमक उठी थी। कहने लगे कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे मुल्क पहुंचा दूंगा, बस मेरा काम होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा। वह सुनकर तो जैसे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मालिक ने अपना सूट मुझे दिया और कहने लगा कि यह सूट पहन लो, यही पहनकर मालकिन के कमरे में जाना और यह काम पूरा करना। मेरे दिल में ये सवाल अब उठाने लगा था कि आखिर इतनी अच्छी बीवी को मलिक क्यों करवाना चाहते थे। मैंने तो आज तक मालकिन को मालिक पर कभी रौब जमाते हुए नहीं देखा था। वह तो बड़े ही अच्छे 1 लाख की मालिक थी, बड़ी ही प्यारी सी थी, तो भला मलिक इतने मासूम लड़की को क्यों मारना चाहते थे। मैं इसी सोच में था कि मलिक ने शायद भाप लिया। मेरी तरफ देख के कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे हो कि आखिर मैं अपनी बीवी को क्यों मरवाना चाहता हूँ, मगर इसके पीछे भी एक गहरा राज है। यह मेरी बीवी बड़ी ही खतरनाक है। तुम नहीं जानते यह मासूम से दिखने वाली औरत कितनी बड़ी गुनाहगार है। यह एक औरत बड़े गिरोह के साथ मिलकर बड़े ही गलत काम करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इसके माँ बाप को इसके बारे में पता चला तो इसने अपने माँ बाप को भी पैसे देकर मरवा दिया और खुद इस जायदाद की मालिक बन बैठी। मुझे इसने धमकी दी है कि अगर मैं इसके बारे में किसी को भी कुछ बताया तो यह मुझे भी हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस के हवाले कर देगी, और फिर यहाँ के कानून के मुताबिक सिवाय फांसी के मेरी कोई सजा नहीं होगी। मालिक की बात सुनकर तो सही में मेरा दिल में मालकिन के लिए नफरत आ चुकी थी। मैंने सोचा कि ऐसे बुरे शख्स का इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैंने उस रात बड़ी ही हिम्मत से मालिक के कपड़े पहने रात होते ही मालकिन के कमरे में चला गया। वो उस वक्त वॉशरूम में थी, पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जबकि मैं अपना हुलिया बिल्कुल मालिक की तरह करके बिस्तर पर लेट गया। मेरे हाथ में चाकू था, मैं उससे मालकिन पर वार करके उनका काम तमाम करना चाहता था। थोड़ी देर बाद मालकिन वॉशरूम से निकली तो आकर बिस्तर पर लेट गई। उनके लेटते ही मैंने अपना चाकू निकाला और फिर मैं अपना काम पूरा किया और मैं कमरे से बाहर आया और बदहवासी से मालिक को देखने लगा। मालिक सामने ही खड़े थे। कहने लगे, तुमने काम कर दिया। मुझे तो इतनी हिम्मत ही ना थी जो मैं हाँ में सर हिलाता। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे।
इसे देखकर मलिक को यकीन हो गया, फौरन मुझे कंधों से थामकर शाबाशी देने लगे और हाथ में उठाकर पेपर्स लेकर कमरे में जाने लगे ताकि मालकिन के साइन और अंगूठा लेकर वो उनकी सारी जायदाद अपने नाम करवा सके। जैसे ही वह कमरे में गए तो कुछ देर बाद मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। कुछ देर बाद पुलिस आ चुकी थी। मैं कमरे का दरवाजा खोला तो मालिक कमरे के फर्श पर गिरे हुए थे, जबकि मालकिन सही सलामत खड़ी थी। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई और मैं साथ में सीढ़ियों पर ही बैठा रह गया। मैं मालिक का भेष बदलकर कमरे में गया तो था, मगर इतनी हिम्मत न थी कि मैं मालकिन का कत्ल कर सकूं। मैं मालकिन के सामने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और मालकिन को सारी असलियत बताने लगा। यह सुनकर तो मालकिन को भी धक्का सा लगा था। वह रोने लगी और कहने लगी कि मुझे तो अपने शौहर पर बड़ा ही एतबार था, उससे अंधी मोहब्बत करती थी, मगर क्या खबर थी कि यह तो आस्तीन का पाला हुआ सांप है। इसके बाद मालकिन के मंसूबे के मुताबिक हमने अमल किया। मैंने बाहर आकर यह कहा कि मैंने मालकिन को कत्ल कर चुका हूँ, जबकि अंदर मालकिन जिंदा थी, और यूं हमने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मालिक मुझे बुरे अल्फाज से नवाज रहे थे, धोखेबाज और फरेबी कह रहे थे, मगर मेरा जमीर मुतमईन था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मालकिन खुश थी, उसने मुझे पूरे 20 लाख रुपए दिए और बोली यह तुम्हारा इनाम है। पैसे देखकर मैं खुश हो गया। मेरा अब वहाँ रहना बेमकसद था। कम से कम इतनी खतरनाक लोगों में रहना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। कल को यह मुझे कोई और खतरनाक काम करने के लिए कह दे तो भला मैं कैसे ना कह सकता हूँ। मैंने वह पैसे लिए और फौरन अगले ही दिन का टिकट करवाकर वापस नेपाल चला आया। उन पैसों से नेपाल में ही अपना कारोबार शुरू किया और इज्जत की रोटी कमाकर जिंदगी बसर करने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।